जय श्री कृष्णा। आज हम वास्तु के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आपके जीवन में वास्तु विज्ञान का क्या महत्व है, आपके जीवन में वास्तु कैसा काम करता है, आपके जीवन में वास्तु का कितना महत्व है, आपका गृह निर्माण वास्तु के अनुसार कैसा होना चाहिए, आपके व्यापार स्थल का निर्माण वास्तु के अनुसार कैसा होना चाहिए, आपके कार्यालय का निर्माण वास्तु के अनुसार कैसा होना चाहिए, आपको वास्तु में किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए, यह इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। देखिए, वास्तु जो विषय है वह बहुत ही गंभीर विषय है और यह प्रत्येक मानव के जीवन में कार्य करता है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि वास्तु से हमारा कोई लेना देना नहीं है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कि हम जब प्रकृति में रहते हैं, जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों के आधार पे ही वास्तु की संरचना की गई है। अब हम आपको सर्वप्रथम बताएंगे कि वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई है। वास्तु की उत्पत्ति जो हुई है वह भगवान शिव के पसीने के द्वारा हुई है। एक समय भगवान शिव का पसीना जब पृथ्वी पे गिरता है तो एक विशाल काय पुरुष की उत्पत्ति होती है और वह पुरुष इतना ज़्यादा विशाल काय होता है कि उसकी उत्पत्ति से पूरे सृष्टि में अंधियारा छा जाता है। अंधियारा छा जाता है तो देवी देवता सब त्राही त्राही करने लगते हैं। तब सभी देवी देवता जाकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि प्रभु इस समस्या का निदान कैसे होगा, हम कैसे रहेंगे, हमारा वास कैसे होगा, ऐसे तो हम अंधेरे में रहने लगेंगे। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, इस पुरुष को, इस विशाल काय पुरुष को आप सभी मिल करके उल्टा कर दीजिए और उसके आधार पे अपने निवास की परिकल्पना करिए, अपना आवास बनाइए, है ना। आप देखिए, जब आपने वास्तु का चित्र देखा होगा तो ऐसा उल्टा लेटा हुआ पुरुष दिखेगा। अब वो जो उल्टा लेटा हुआ पुरुष है वही वास्तु पुरुष है। अब वास्तु आपके जीवन में काम कैसे करता है? वास्तु आपके जीवन में काम ऐसे करता है, गुरुत्व शक्ति के द्वारा, सौर शक्ति के द्वारा और चुंबकीय शक्ति के द्वारा। अब गुरुत्व शक्ति किसको बोलते हैं? जिसको साधारण भाषा में ग्रेविटी बोलते हैं, है ना। तो ग्रेविटी का विधान सबको मालूम है। जब भी हम कोई ऊपर वस्तु फेंकेंगे तो वह नीचे अवश्य आएगी, उसे ग्रेविटी बोलते हैं, वह गुरुत्व शक्ति होती है। चुंबकीय शक्ति किसे बोलते हैं? चुंबकीय शक्ति जो होती है वह पृथ्वी के अंदर होती है। जो पृथ्वी है उसमें जो लौह तत्व है उसमें जो चुंबकीय शक्ति होती है वह भी वास्तु के अंतर्गत कार्य करती है। तीसरी शक्ति हमने बताई आपको, सौर शक्ति। सौर शक्ति क्या होती है? जो कि सूर्य की ऊर्जा के द्वारा प्राप्त होती है। वास्तु पुरुष की जो उत्पत्ति है वो भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हुई है और उस दिन जो है भगवान वास्तु पुरुष का जन्म हुआ है। उस दिन नक्षत्र था कृतिका नक्षत्र, वार था शनिवार। अब वास्तु को 18 प्रवर्तकों ने अलग अलग रूप से प्रतिपादित किया है। वास्तु जो है वह ऋग्वेद और अथर्ववेद के माध्यम से लिया गया ग्रंथ है। अब इसके जो देवता है वह है विश्वकर्मा और दानवों में जो प्रतिनिधित्व करते हैं वह है मय दानव। अब देखिए, वास्तु की 3 विधियां होती है। वास्तु 3 रूप से प्रतिपादित होता है, एक नागर शैली, एक वैश्य शैली, एक द्रविड़ शैली। ये 3 शैलियां हैं। विश्वकर्मा जो है उनके पुत्र है जय, विजय, अपराजित और सिद्धार्थ। अब देखिए, ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से जो उत्पत्ति हुई है वह विश्वकर्मा की हुई है। ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से जो उत्पत्ति हुई है वह मय दानव की हुई है। उत्तर मुख से जो उत्पत्ति हुई है वह मनु की हुई है और पश्चिम मुख से जो उत्पत्ति हुई है वह त्वष्टा ऋषि की हुई है। अब वास्तु जो है वह 4 रूपों में काम करता है, भूमि, प्रसाद, यान और शयन। इस प्रकार से वास्तु का कार्य होता है। अब यह तो वास्तु का संक्षिप्त परिचय है। अब
आपको सर्वप्रथम यह समझना है कि आपको जीवन में वास्तु का कैसे कैसे अपने जीवन में प्रयोग करना है। अब देखिए, सर्वप्रथम जब हम मकान बनाने के लिए सोचते हैं तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आप किस ग्राम में निवास कर रहे हैं। जैसे कि उसको बोलते हैं काकड़ी विचार। अब आप देखिए कि सर्वप्रथम मनुष्य क्या करता है कि निवास करने के लिए एक भूमि को देखने जाता है। तो सबसे पहले वो जिस शहर में रह रहा है, जिस शहर में निवास बनाना चाहता है, क्या वह शहर उसके लिए उपयुक्त है या नहीं है, सर्वप्रथम यह देखिए। अन्यथा क्या है, कई बार मैंने ऐसा देखा है, कई लोग सालों तक एक ही शहर में रहते हैं पर ना तो वो उन्नति कर पाते हैं और ना वो सुखी रह पाते हैं। तो उस विचार को वास्तु में बोलते हैं काकड़ी विचार। जब काकड़ी विचार क्या होता है, स्ववर्णादि गुणम कृत्वा परवर्णेन योजयेत् अष्टभिस्तु धरे भागम योधिकम सरिणी भवेत्। अब देखिए, मैं आपको सरल शब्दों में यह विचार समझा देता हूं ताकि आप भी अपने विचार, इस काकड़ी विचार को निकाल सकते हैं कि आप जिस शहर में रह रहे हैं या जिस शहर में आप मकान बनाना चाह रहे हैं, क्या वह शहर या वह ग्राम आपके लिए उचित है? आप उसमें उन्नति करेंगे, आप सुखी रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। तो स्ववर्णादि गुणम कृत्वा, अब आपको वास्तु को समझने के लिए ज्योतिष को भी समझना पड़ेगा। स्ववर्णादि गुणम कृत्वा, सबसे पहले जो आपका वर्ण है, जैसे कि कैलाश जी को देवास नगर में निवास करना है ना, समझिए कैलाश जी को देवास नगर में निवास करना है। तब देखिए कैलाश जी की राशि है मिथुन राशि, है ना। तो मिथुन राशि में कौन सा अक्षर आएगा? क अक्षर आएगा, है ना। स्ववर्णादि गुणम कृत्वा परवर्णेन योजयेत्, परवर्णेन योजयेत्। और देवास की राशि क्या होगी? तो देवास की राशि होगी मीन राशि। अब देखिए, क को 10 से 8 भाग में विभाजित किया गया, है ना। तो कैसे विभाजित किया गया, अब आपको यह समझना होगा। हम आपको समझाते हैं। स्ववर्णादि गुणम कृत्वा परवर्णेन योजयेत् अष्टभिस्तु धरे भागम योधिकम सरिणी भवेत्। जैसे कि आपने क से उसको 2 गुना किया, वर्ग संख्या को जोड़ करके उसमें 8 का भाग दे दीजिए। अब आपको वर्ग समझना होंगे। तो वर्ग कैसे होते हैं? अ वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और श वर्ग, है ना। तो अब यहाँ से आपको इसमें 8 का भाग देना है। अब जब 8 का भाग दिया गया तो देखिए, जो भी उसमें अधिक संख्या आएगी, जिसकी भी अधिक संख्या आएगी, जैसे कैलाश जी की अधिक संख्या आएगी तो इसमें कैलाश जी की अधिक संख्या जो है, तो इनके लिए यह देवास शहर काफी शुभ फलदायी रहेगा। कैलाश जी देवास शहर में रह करके काफी उन्नति करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा कि क्या जो भी शहर में आप रह रहे हैं वह शहर आपके लिए फलदायी है, वह शहर आपका ऋणी है। जब तक वह शहर, वह ग्राम आपका ऋणी नहीं होगा, तब तक आप उस शहर में उन्नति नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला सूत्र तो यहीं से आरंभ होता है। अब हम आपको दूसरा सूत्र बताते हैं वास्तु विचार का। अब देखिए, दूसरा आता है ग्रामवास विचार। ग्रामवास किसे कहते हैं? ग्रामवास होता है कि अब जैसे कि कैलाश जी ने देवास शहर में वास्तु करने के लिए निर्णय कर लिया। देवास शहर के अंतर्गत इन्हें देवास के किस भाग में निवास करना चाहिए? क्या इन्हें मध्य भाग में निवास करना चाहिए? क्या इन्हें आग्नेय कोण में निवास करना चाहिए? क्या इन्हें ईशान्य में निवास करना चाहिए? तो इसके लिए भी वास्तु विज्ञान में एक सूत्र बताया है, उसे बोला जाता है ग्रामवास का विचार। तो अब हम आपको ग्रामवास विचार समझा देते हैं। ग्रामवास के विचार में देखिए, गो सिंह नकर मिथुनम निवसेन मध्ये ग्रामस्य पूर्व कपघो लिक्षणांगनाश्च कर्को धनस्तु लभमेद घटाश्च तद्वर्गाः स्वपंचम परा बलिनः सुरेंद्राः। अब देखिए, इसमें ये जो सूत्र बताया है, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? वृषभ राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि और मकर राशि, इन राशि वाले जातकों को
हर व्यक्ति को अपनी राशि तो ज्ञान होती ही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन राशि वाले जातकों को मध्य में निवास करना चाहिए। जिस भी शहर में रह रहे हैं उसकी पूरी परिसीमन देखिए और उसके मध्य में निवास की चेष्टा करिए, पूरा प्रयास करिए कि आप उस शहर के मध्य में निवास करें। अब देखिए, जो वृश्चिक राशि वाले हैं वे पूर्व में निवास नहीं करें और मीन राशि वाले आग्नेय कोण में निवास नहीं करें। कर्क राशि वाले दक्षिण दिशा में निवास नहीं करें। धनु राशि वाले नैऋत्य दिशा में निवास नहीं करें। तुला राशि वाले पश्चिम दिशा में निवास नहीं करें। मेष राशि वाले वायव्य में निवास नहीं करें। कुंभ राशि वाले उत्तर दिशा में निवास नहीं करें। देखिए, जो जो आपकी राशि है उस राशि के अनुसार उस दिशा को त्याग कर दीजिए और उसके अलावा दूसरी दिशा में आप अपना निवास बनाने की चेष्टा करिए, तो आप सुखी रहेंगे। अब यह हुआ ग्रामवास विचार, है ना। तो आप प्लाट खरीदें, भूखंड खरीदें तो उसी जगह पर उसको खरीदें, तो आप निश्चित रूप से वास्तु के सूत्र के अनुसार चल रहे हैं। पहले काकड़ी विचार करिए, आपके लिए शहर उपयुक्त है या नहीं है। पश्चात फिर उस ग्राम का निवास करिए, ग्राम का विचार करिए। ग्राम विचार जैसा मैंने सूत्र समझाया वैसा करिए, क्योंकि देखिए एक सूत्र और सबसे बड़ा सूत्र है, स्त्री पुत्रादिक भोग सौख्य जननम धर्मार्थ काम प्रदम जंतूरा मयनास्पदमिदम शीतांबुर्द पापहम वापी देवग्रहादि पुण्यमखिलम गेहा समुपद्यते गेहम पूर्वमुशन्ति तेन विबुधाः श्री विश्वकर्मा दयः। क्योंकि आप जो निवास बना रहे हैं वह किसके लिए बना रहे हैं? आपकी स्त्री के लिए, आपके पुत्र के लिए, आपकी पुत्री के लिए, आपकी माता के लिए, आपके पिता के लिए, आपके परिवारजनों के लिए, उनके सुख शांति के लिए निवास बनाते हैं। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब तीसरी बात आती है भूमि। अब आपको भूमि क्रय करना है। हमने पहले बता दिया कि कौन से नाम में करना है, दूसरे में बता दिया, ग्राम का विस्तार बता दिया आपको। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपकी भूमि कैसी होना चाहिए। भूमि के प्रकार अलग अलग प्रकार से बताए हैं। 16 प्रकार की भूमियां हैं। 16 प्रकार की भूमियों में सर्वश्रेष्ठ भूमि जो है वह आयताकार भूमि होती है। आयताकार भूमि आप सामान्य रूप से समझिए तो माचिस के रूप में होती है ना। तो आप प्लाट खरीदें तो 20-50, 30-50, 40-60 इस प्रकार से प्लाट को क्रय करिए, तो वह जो भूमि होती है वह श्रेष्ठ भूमि होती है। अब आपने प्लाट खरीद लिया, है ना। अब प्लाट खरीद लिया तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है? तो सर्वप्रथम करना है आपको भूमि का परीक्षण। अब भूमि परीक्षण के लिए आपको किसी वास्तुविज्ञ की आवश्यकता होगी। तो कई जगह पे ऐसा होता है कि वास्तुविज्ञ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो मैं आपको एक सामान्य विधि बता रहा हूं, उस हिसाब से आप स्वयं भी भूमि का परीक्षण कर सकते हैं। अब देखिए, भूमि के प्रकार समझ लीजिए। भूमि के प्रकार समझने के लिए आपको एक छोटा सा सूत्र बता रहा हूं कि भूमि के कितने प्रकार होते हैं। भूमि के 4 प्रकार होते हैं। प्रथम भूमि होती है गजपृष्ठ भूमि, द्वितीय भूमि होती है कूर्म पृष्ठ भूमि, तृतीय भूमि होती है दैत्य पृष्ठ भूमि, चतुर्थ भूमि होती है नाग पृष्ठ भूमि। तो गज पृष्ठ भूमि होती है गज के प्रकार की। गज मतलब हाथी के प्रकार की, मतलब बीच में से हल्की सी उठी हुई, है ना। तो यह भूमि श्रेष्ठ भूमि मानी गई है। अब द्वितीय भूमि बताई है कूर्म भूमि। कूर्म मतलब कछुआ। कूर्म कैसा होता है? कछुआ कैसा होता है? बीच में से हल्का सा उठा हुआ और दोनों तरफ से दबा हुआ। तो यह भूमि भी श्रेष्ठ भूमि मानी गई है। इस पे भी आप भवन बना सकते हैं। तृतीय भूमि बताई है दैत्य पृष्ठ भूमि। तो जो दैत्य पृष्ठ भूमि है वह किसी काम की नहीं है। दैत्य पृष्ठ भूमि को कैसे समझेंगे? तो दैत्य पृष्ठ भूमि जैसे आड़ी तिरछी भूमि जो होती है, किधर से निकली है, कई तरह से निकली हुई है, तो वह भूमि किसी भी काम की नहीं है। चौथी भूमि है नागपृष्ठ भूमि।
तो नाग पृष्ठभूमि मतलब नाग के प्रकार की। तो नाग कैसा होता है, कई जगह से तिरछा होता है ना, तो इस भूमि पे भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब देखिए भूमि के 4 प्रकार बताए हैं। भूमि के 4 प्रकार कैसे बताए हैं? सबसे पहली भूमि है ब्राह्मणा भूमि, दूसरी भूमि है क्षत्रिय भूमि, तीसरी भूमि है वैश्या भूमि, चौथी भूमि है शूद्रा भूमि, है ना। तो 4 भूमियों के प्रकार हैं। तो अब आप तो सोचेंगे कि साहब आज तक तो हमने ऐसे सुना ही नहीं कि भूमि भी ऐसी 4 प्रकार की होती है। तो ऐसा सुना तो नहीं होगा पर समझना तो पड़ेगा ना। अब देखिए, अब आप जैसे भूमि पे जाते हैं, अब एक सूत्र के रूप में आपको संक्षिप्त रूप में समझाता हूं। ब्राह्मणी सर्व सुखदा क्षत्रिया राज्यदा भवेत् धन धान्य करी वेश्या शूद्रा च निंदिता स्मृता। यह सूत्र बताया गया है। श्वेता शस्त्रा द्विजेन्द्राः रक्ता भूमि महिर्भुजा विषाम पीता च शूद्राणाम कृष्णान्येषा विमिश्रिता। इस प्रकार से भूमियों के प्रकार बताए। आप उस भूमि में जाकर के देखिए। सबसे पहले देखिए कि अगर भूमि में काली मिट्टी है तो वह बहुत श्रेष्ठ भूमि है, पीली मिट्टी है तो वह थोड़ी सी मध्यम है, भूरी मिट्टी है तो वह भूमि आपके काम की नहीं है। अगर पथरीली भूमि है तो उसको तो कदापि मत लीजिए। मकान बनाने के लिए कदापि उस भूमि का उपयोग मत करिए। अब देखिए और एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। आप जब भी भवन के लिए प्लाट ले रहे हैं, भूमि क्रय कर रहे हैं, तो आप छोटा सा उस भूमि में से एक टुकड़ा उठा करके चखिए। आपको भूमि की जो मृतिका है, मिट्टी है, उसका स्वाद मीठा आएगा, कसेला मतलब कड़वा आएगा। मीठा स्वाद आए तो उस भूमि को अवश्य खरीद लीजिए। अगर कसेला कड़वा स्वाद आता है तो वह भूमि दूषित भूमि है, उसको त्याग कर दीजिए, उसको मत खरीदिए, अन्यथा आप उस भूमि पे सुखी नहीं रह पाएंगे। और एक छोटी सी बात बता देता हूं जिससे कि आपको और थोड़ा सा गंभीरता से समझने में और सरलता होगी। क्या देखिए, जैसे आप भूमि देखने गए है ना, तो कई बार हम देखते हैं कि भूमि हम देखने गए तो वहां पे घास उग रही है ना, घास उगती रहती है। कई भूमियों पे कुशा उगती रहती है, कई भूमियों पे ऐसे कांटे उगे रहते हैं। तो देखिए जिस भूमि पर कुशा उगती है वह श्रेष्ठ भूमि है, जिसपे चारा है वह भी श्रेष्ठ है। पर यदि किसी भूमि में कांटे उग रहे हैं, बबूल के पेड़ बहुत सारे भयावह पेड़ है, तो उस भूमि को मत खरीदिए, क्योंकि वो भूमि आपके काम की नहीं है ना। अब जो है तीसरा उपाय बता रहा हूं आपको भूमि परीक्षण का। अब यह बहुत श्रेष्ठ उपाय है। भूमि परीक्षण के लिए आपको क्या करना है कि ईशान्य कोण में 3 फीट का गड्ढा करिए। 3 फीट का गड्ढा कर दीजिए और उसको पानी से भर दीजिए और कम से कम आप जो है 10 मिनट के लिए वहां से हट जाइए, है ना। हट जाइए और फिर 10 मिनट के बाद आकर के देखिए कि क्या उस भूमि के अंदर जितना पानी भरा था उसमें से कितना पानी बचा है। यदि सभी पानी समाप्त हो जाता है तो वह भूमि श्रेष्ठ भूमि में नहीं आती, थोड़ा पानी बचना चाहिए। एक और भूमि परीक्षण का उपाय बताता हूं। उस भूमि के अंतर्गत एक छोटा सा गड्ढा करिए, उस गड्ढे के अंदर एक दीपक लगाइए। दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए और वह दीपक फूल बत्ती वाला होना चाहिए, लंबी बत्ती वाला नहीं होना चाहिए। फूल बत्ती का दीपक लगाइए और उस भूमि के अंदर रख दीजिए। देखिए प्रायः हम कोई दीपक लगाते हैं तो दीपक लगाते हैं तो कम से कम वह दीपक आधा घंटा चलता है। यदि उस भूमि के अंदर दोष है या भूमि दोष युक्त है तो वह दीपक थोड़ी देर में ही समाप्त हो जाएगा। यह दूसरा भूमि परीक्षण का उपाय है ना। आप देखिए भूमि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ मैंने आपको जो उपाय बताए बहुत सरल सरल उपाय है और इनको करके भी आप उस भूमि का परीक्षण कर सकते हैं। पर आप समझिए कि यदि भूमि के अंतर्गत आपको उस भूमि पे जाने पे नकारात्मकता आती है, नकारात्मकता मतलब कैसे समझेंगे कि गलत विचार आने लगते हैं, स्पंदन गलत आने लगता है, मन के अंदर विचार गलत आने लग जाते हैं, मन में भावनाएं गलत आने लग जाती है, तो उस भूमि के अंदर शल्य दोष हो सकता है। अब शल्य दोष जो है वह बहुत घातक दोष है। अगर वह उस भूमि में है तो कदापि आप उस भूमि में सुखी नहीं रह पाएंगे। शल्य दोष किसको कहा जाता है? शल्य दोष जो होता है वह भूमि के अंदर होता है, तो उसको श्रेष्ठ वास्तुविज्ञ ही बता सकता है।
उसको जानने की विधि काफ़ी कठिन है। अगर वो सरल होती तो हम निश्चित रूप से आपको समझा पाते, पर वो विधि कोई विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। कई बार मैं देखता हूँ, कई जगहों पे वास्तु देखने जाता हूँ तो उस भवन के अंतर्गत कई लोग कई सालों तक बीमार रहते हैं। एक बीमार रहता है, वो ठीक होता है, फिर दूसरा बीमार हो जाता है, फिर वह ठीक होता है, फिर तीसरा बीमार हो जाता है। घर में आर्थिक तंगी बनी रहते हैं, मांगलिक कार्य हो ही नहीं पाते हैं। तो यह सब जो दोष है, यह दोष जो है वह शल्य दोष के कारण होते हैं। तो शल्य दोष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दोष है। यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस भूमि के अंदर स्पंदन अच्छा नहीं आ रहा है, तो किसी अच्छे वास्तुविज्ञ को दिखा करके ही उस पर निर्माण आरंभ करिए। इस एपिसोड में मैंने आपको काकड़ी विचार, मतलब आपका शहर कैसा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। मैंने आपको ग्रामवास के विचार में बताया कि आपको उस ग्राम में कहाँ पे रहना है। तीसरा मैंने आपको भूमि का बताया कि भूमि आपकी कैसी होना चाहिए, और मैंने भूमि परीक्षण का भी विधान आपको समझाया है। हम इस एपिसोड के माध्यम से अब अगली बार आपको निर्माण से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। अभी हमने जो यह जानकारी दी है, यह वास्तु के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब देखिए, हमने आपको भवन निर्माण की जानकारी बताई है, अब हम आपको व्यवसाय निर्माण की जानकारी भी बताएंगे। जैसे अगर आपको फैक्ट्री लगाना है, आपको कार्यालय बनाना है, तो वह भी जानकारी हम पूरी विस्तृत रूप से बताते हैं, समझाते हैं, और हम खुद वास्तु की पूरी जानकारी बताते हैं। ज्योतिष और वास्तु दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक आप सही रूप से ज्योतिष नहीं समझेंगे, जब तक आप वास्तु नहीं समझ सकते। अगर वास्तु समझ लिया, ज्योतिष नहीं समझ पाए, तो भी कोई मतलब का नहीं है। इसलिए दोनों ही म्यूचुअल है और दोनों ही वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। तो आप मूल रूप से इनको समझ करके अपने निर्माण को आरंभ करिए। ईश्वर कृपा से आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, आरोग्यवान रहेंगे, धनवान रहेंगे, बलवान रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, आरोग्यवान रहेंगे। जय श्री कृष्ण।